नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में दो इलेक्ट्रिक कार्स है जो कि इंडिया के टॉप 2 मैन्युफैक्चरर से आती है। इधर खड़ी है मारुति सुजुकी की नईवेली ई विटारा, इधर है hyundai की क्रेटा इलेक्ट्रिक। अब ये दोनों गाड़ियां जो है टेक्निकली जनवरी 2025 में हमने देखी थी, लेकिन आज जनवरी 2026 में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब ये ई विटारा 1 साल ले लिया है इसने सड़क पे आते आते। क्रेटा इलेक्ट्रिक तो टाइम पे आ गई थी, लेकिन दोनों गाड़ियां कहीं ना कहीं ओवर प्राइस लगती है। लगता नहीं है कि इतने बड़े मैन्युफैक्चरर्स ने बनाया। चलो hyundai के बारे में तो कह भी सकते हो कि वो महिंद्रा और टाटा उनको पीछे करते जाते हैं, तो नंबर 4 पे चले जाते हैं, कभी नंबर 3 पे चले जाते हैं। बट ओवरऑल ब्रांड बड़ा है, सोफिस्टिकेशन ज़्यादा है, गाड़ियाँ बनाने का सलीका जो है वो भी ज़्यादा है। और मारुति तो नब्ज़ तक पहचानता है इंडियंस की, तो उनको तो बेहतरीन तरीके से गाड़ी बनाना आना ही चाहिए। तो जब इलेक्ट्रिक कार्स के मामले में वो आए हैं, तो क्या जो नए प्लेयर्स हैं, क्या जो एस्टैब्लिश टाटा महिंद्रा ने इतना काम कर दिया है, उनके मुकाबले का हुआ है नहीं हुआ है, वो भी थोड़ी सी हम बात कर लेंगे। और मेन बात ये है कि इन दोनों गाड़ियों में स्पेक्स तो ऑन पेपर आपने कंपेयर कर लिए होंगे, बट प्रैक्टिकली कैसी कौन सी गाड़ी है मैं बताता हूँ। सबसे पहले डायमेंशंस, ग्राउंड क्लियरेंस, ओवरऑल लुक्स वगैरह की बात कर लेते हैं कि कैसा लग रहा है मामला। देखो, मुझे ऑनेस्टली ई विटारा जो है थोड़ी मस्कुलर और थोड़ा वैसे टाइप की लगती तो है देखने में, और माइट भी अनपॉपुलर ओपिनियन, मुझे बुरी नहीं लगती है। कई लोगों ने बोला कि अरे ये कैसी गाड़ी है वगैरह वगैरह, मुझे ठीक लगती है, थोड़ी मस्कुलाइन टाइप की लगती है। क्रेटा एकदम ब्लेंड और एकदम क्रेटा इश लगती है, ठीक है, बुरी नहीं लगती है, मॉडर्न कार है। और दोनों ही गाड़ियों में वो फ्लैप वाला सिस्टम आता है, इसमें भी नीचे जो है फ्लैप खुलते हैं, इसमें भी खुलते हैं, बट इसके वाले फ्लैप जब खुले होते हैं तो आपको थोड़ा और नॉर्मल बम्पर लगता है, क्योंकि अभी यहाँ पे फ्लैट लग रहा है। इसके वाले खुले हो ना खुले हो, लार्जली लुक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। बट एक्चुअल चीज़ जो है वो डायमेंशंस में है। ये गाड़ी जो है ई विटारा, ये थोड़ी सी चौड़ी है क्रेटा के मुकाबले, लंबा व्हील बेस है। मतलब लंबा व्हील बेस कैसे समझाऊँ मैं आपको। देखो, सिंपल सी बात है, इस जगह से लेके इस जगह का जो डिस्टेंस है 2700 mm वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से आमतौर पे अंदर स्पेस ज़्यादा होता है। क्रेटा का 2610 है, इसका 2700 mm है, ये फ़र्क है। ये गाड़ी थोड़ी सी छोटी है क्रेटा से, इसमें रूफ रेल वगैरह वाला सीन भी नहीं है, तो ओवरऑल जो है और छोटा बनाता है। और इस जगह आती आती है जो है और नीचे होती जाती है, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से देखने में भी गाड़ी जो है छोटी लगती है, वो वाला सीन यहाँ पे है। क्रेटा ऑन दी अदर हैंड ऐसे लंबी है, मतलब ये व्हील बेस में भले ही ज़्यादा लंबी होगी, ओवरऑल लेंथ में जो है क्रेटा लंबी है, भले ही वो साइड से छोटी होगी वाला सीन। तो क्रेटा लंबी है, क्रेटा ऊंची है, बट व्हील बेस क्रेटा का कम है और चौड़ाई क्रेटा की कम है। एक और चीज़ जो कि मैं इंटरेस्टिंगली आपको उधर दिखाऊंगा, ग्राउंड क्लियरेंस वाली चीज़ है। आमतौर पर कंपनियाँ ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बताती नहीं है ऐसे क्लियरली, कुछ भी अपने अपने हिसाब से मैट्रिक बता देती है। तो मैं लेके आया हूँ सॉलिड मैट्रिक ये 160 mm के आसपास की बॉटल है, और मेरे हिसाब से 170-180 mm जो है एक अच्छा मानक है गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस होने का, राइट। क्रेटा जो है उसके साथ में एक समस्या है कि ये बैटरी पैक नीचे हैंग होता हुआ दिखता है, थोड़ा ही दूर हो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि बैटरी पैक नीचे हैंग हो रहा है, तो लोगों को लगता है यार इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, बैटरी पैक टकराएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब बैटरी पैक के नीचे मैं इसको रखूँगा तो यहाँ पे अच्छा खासा लगभग 30 mm जो है गैप बच रहा है, यानी कि लगभग 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको लग रही है। इंटरेस्टिंगली इस गाड़ी में ऐसा सीन नहीं है, बैटरी पैक आपको झूलता वगैरह नहीं दिखता है, बट इस गाड़ी का भी सबसे लोवेस्ट पोजीशन जो है बैटरी पैक की है, जो कि यहाँ नीचे प्लेस्ड है। और जब मैं उसके पास में नीचे रखूँगा तब आप देखोगे 2 अंगुलियाँ जा रही हैं यहाँ पे। दैट मीन्स इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 180-85 mm के आसपास कहीं पे जो है होने वाली है। तो क्रेटा जो है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, भले ही आपको वो बैटरी पैक जो है नीचे क्लियरली विजिबल हो। उसका रीज़न ये है, यहाँ देखो स्मार्टली ये क्लैडिंग लगा के छुपाया गया है, लेकिन वहाँ पे जो है कोई क्लैडिंग वैसी दी नहीं गई है। तो ये जो प्लास्टिक का पार्ट है इसका फ़र्क है, बट ग्राउंड क्लियरेंस जो है उसकी ज़्यादा है। ऑल्सो अगर आप एक और चीज़ नोटिस करें तो क्रेटा के ओवर हैंग थोड़े ज़्यादा है। मतलब क्रेटा जो है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ से बाहर ज़्यादा निकली हुई रहती है। अब ये अप्रोच और डिपार्चर एंगल में एक बहुत बढ़िया चीज़ नहीं होती है, ओवर हैंग जब ज़्यादा होता है तो, बट यहाँ पे भी क्लियरेंस ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ग्रैंड विटारा। अगर आप देखोगे ग्रैंड विटारा जो है उसका ओवर हैंग उतना लंबा नहीं है, बट यहाँ है ही नीचे वो बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ देखो आपको समझ में आ जाएगा। क्रेटा जो है ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यहाँ रखूँगा तो ये आपको डिफरेंस क्लियरली विजिबल हो रहा है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बातें हुई। ओवरऑल डायमेंशंस वगैरह के मामले में क्रेटा जो है लंबी है, थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस बेटर है, हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, बट अंदर स्पेस इसमें ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इसमें व्हील बेस लंबा है। देखिए अंदर मैंने आगे वाली सीट जो है वो अपने हिसाब से सेट कर ली है, और अब मैं आपको पीछे दिखाने वाला हूँ क्या स्पेस है। अगर आप नोटिस करोगे तो एक्चुअली अच्छा खासा स्पेस है इस गाड़ी में। यहाँ पे इतना ज़बरदस्त रूम मिल रहा है, इनफैक्ट मैं ये अपना लैपटॉप निकाल के भी रख दूँ तो एक्चुअली बहुत अच्छा स्पेस है। बट वो इसलिए हो पा रहा है बिकॉज ये सीट जो है आगे पीछे स्लाइड होती है। अगर ये अपनी पूरी वाली आगे वाली पोजीशन में आप ले आओगे एक्चुअली तो भी मेरे पास में नी रूम है, मतलब ऐसा मैं टच नहीं कर रहा हूँ,
सामने वाला 5 फुट 8 इंच का बंदा, पीछे भी 5 फुट 8 इंच का बंदा बैठ सकता है। थोड़ा कंफर्टेबल एक्चुअली वो यहाँ पे बैठेगा। बट एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप ऐसे सीधा बैठोगे आपको रियलाइज़ होगा थाई सपोर्ट ही नहीं है यार इस गाड़ी में। मतलब यहाँ सपोर्ट कैसे नहीं है, मतलब इतना कैसे सीट जो है नीचे डिज़ाइन कर दी मारुति ने, तो वो एक प्रॉब्लम लगती है। और इस वजह से सबसे पीछे बैठना जो है वो ज़्यादा लॉजिकल और कंफर्टेबल लगता है। तो मोस्ट लाइकली आप सबसे पीछे होके ही बैठोगे। बट इस गाड़ी में आपको जो है अम्यूनिटीज़ वगैरह वाली चीज़ें जो है उसके नाम पे यहाँ पे पीछे एसी वेंट मिलता है, और 2 वेंट मिलते हैं जो कि दोनों टाइप सी नहीं है, एक टाइप सी और एक टाइप ए है। और कोई भी यहाँ पे शेड जो है वो नहीं ऑफर किया जाता है। सनरूफ पीछे तक नहीं आती है, बट ऊपर की तरफ यहाँ स्पेस इतना है कि 6 फुट का आदमी भी कंफर्टेबली बैठ जाएगा। सीटें गद्देदार है एकदम, कोई भी इशू जो है सीटों पे नहीं है। काला क्यों दिया, और दिया है तो ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं दी है इन्होंने एक्चुअली, तो थोड़ा सा वो भी मामला। और ये काफ़ी जगह से हिलता डुलता टाइप रहेगा जब आप दबाओगे, तो इट्स नॉट अ ग्रेट इंटीरियर फीलिंग इस गाड़ी में। हाँ ये है कि 40-20-40 स्प्लिट है, तो आपको अगर बीच वाला नीचे करना है तो आर्मरेस्ट जो है वो है, और कप होल्डर है। भले ये स्लांटेड लग रहा हो, अंदर वाला जो है लेवल्ड है, ग्रेविटी के हिसाब से सही है वो। एनीवे, इसको मैं करता हूँ बंद और चलते हैं क्रेटा में। क्रेटा में मैंने अगेन अपने हिसाब से आगे सीट एडजस्ट कर दी है। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो क्रेटा क्योंकि पैसेंजर सीट इलेक्ट्रिक देता है टॉप एंड वेरिएंट में, तो यहाँ से भी मैं सीट सेट कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है। बट मुझे अभी नहीं करनी क्योंकि मैंने सेट करी हुई है। और आते ही एक बड़ा डिफरेंस फील होता है कि यहाँ पे भी नी रूम है तो ठीक, बट ये जो नीचे वाला स्पेस आप देख पा रहे हो इसमें मेरे पाँव कंफर्टेबली जा सकते हैं, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबली ज़्यादा चौड़ा होकर जो है यहाँ पे बैठ सकता हूँ। एक चीज़ ऑलरेडी आपने नोटिस कर ली होगी कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही रेक्लाइन होकर बैठा हूँ। मैं प्रोबेबली इस तरीके से ज़्यादा कंफर्टेबली बैठूंगा, और यहाँ थोड़ा सा सीट भले ही उतनी गद्देदार ना हो, लेकिन मैं कंफर्ट में से आराम से ज़्यादा बैठा हूँ। एंड ऑल्सो ये आपके पास में एक ट्रे जो है मिलती है जिसमें कुछ सामान वामान यहाँ पे रबराइज है, तो कुछ लैपटॉप आप फंसा सकते हो। कोई भी कप होल्डर टाइप चीज़ तो दी हुई, हाँ ये रही ना, मैंने कहा दी हुई तो थी, मैं कहाँ गई, मैं कौन से गाड़ी से कंफ्यूज कर रहा था, तो वो भी यहाँ पे दी जाती है। अब इसके अलावा 2 एसी वेंट, 2 टाइप सी चार्जर, यहाँ पे सामान रखने की जगह, और यहाँ पे आपके पास में सनशेड, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे भी एक फ़ोन रखा जा सकता है, और लार्ज बॉटल होल्डर जो है वो इसमें अवेलेबल यहाँ पे है। उसके अलावा अगर आप नोटिस करो, ये सीट बाय द वे आगे पीछे नहीं जाती है, बट यहाँ पे एक प्रॉपर आर्मरेस्ट विद प्रॉपर कप होल्डर अगेन अवेलेबल ज़रूर है। बट इनकी सीट जो है वो 60-40 स्प्लिट में आती है, और ये वाली सीट जो है वो मैंने सबसे पीछे कर देता हूँ मैं, क्योंकि अगला सेगमेंट जो है वो बूट स्पेस का है, और उसमें थोड़ा सा फ़र्क ज़्यादा है। मारुति का कहना है कि ई विटारा जो है एकदम नए बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म पे, मतलब अलग से डिज़ाइन किया गया है इसको, तो उस सिचुएशन में स्पेस का यूटिलाइजेशन एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए, राइट। इसका बूट स्पेस सबसे बुरा है इस सेगमेंट में। इस गाड़ी में मैंने अभी करंटली 5 बैग रख रखे हैं, 2 कैबिन बैग, 2 मेरे कैमरा बैग, और एक बैग पीछे भी रखा हुआ है जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये बैग यहाँ पे रखा हुआ है। और इस गाड़ी की सीट्स जो सबसे पीछे है जहाँ पे अभी है, तब वो सीट्स ओवरऑल 238 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर करती है। कंपैरिजन में बताऊं तो जो एस्प्रेसो है उसमें इससे ज़्यादा बूट आता है। ऐसा क्या कर दिया भाई साहब मारुति ने, कहाँ गया सारा का सारा बूट स्पेस। इनफैक्ट वो सीट सबसे आगे भी कर दूं तो बूट स्पेस जो है वो सिर्फ 306 समथिंग लीटर्स का ही आता है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं आता है। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसे लंबे आप जो है 2 लगेज आप शायद रख पाओगे क्योंकि ठीक ठाक चौड़ा है मामला, बट गड़बड़ वो नहीं है। गड़बड़ ये है कि मारुति ने एक चीज़ ऑफर करी है जो कि एक्चुअली इसके नीचे की तरफ अवेलेबल है, और वो है इस गाड़ी में एक प्रॉपर फुल साइज स्पेयर टायर जो कि नीचे वहाँ पे रखा हुआ है, अलॉय प्रॉपर, जिसे मैं एक्चुअली उठा के दिखाता हूँ आपको। ये देखो प्रॉपर अलॉय जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये एक बड़ी चीज़ यहाँ पे है। और वो अलॉय जो है उसके ऊपर आपके पास चार्जिंग केबल वगैरह रखने का हिसाब से ये डिज़ाइन जो है वो भी दी हुई है। अब ये चीज़ जो है यहाँ पे रहती है, और आपके पास छोटा सा स्पेस ज़रूर इधर है, बाकी LED लाइट्स वगैरह है। बट असली मामला ये है कि क्रेटा जो है वो बॉर्न ईवी नहीं है, यानी कि उसमें जो इंजन आता था उस हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन की गई है, तो उसमें स्पेस कितना होगा। क्रेटा में 433 लीटर का क्लेम किया जाता है, बट एक्चुअली वो क्लेम में कहाँ तक नापा गया है हमें पता नहीं। हेडरेस्ट तक नापा गया है, इस तक नापा गया है, ऊपर तक नापा गया है। हम तो बैग रख के टेस्ट करेंगे, बट बैग रखने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि क्रेटा भी कम नहीं है भाई साहब। एलॉय व्हील भले ही ना दे, बट स्पेयर टायर जो है वो फुल साइज़ का ही है, और उसके आसपास इर्द गिर्द काफ़ी सारे स्पेस अवेलेबल है। जैसे कि मैंने बॉटल रख रखी है यहाँ पे, और स्पेयर टायर के ऊपर ही बहुत ही स्मार्टली जैक एंड टूल्स रखे हुए हैं। बट इस गाड़ी में वो प्रॉपर और ढांचा बना के स्पेसेस दिए जाते तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन देखते हैं कि एक्चुअल स्पेस कैसा है। रिमेंबर वो सीट्स यहाँ पे पूरी तरीके से, ये वाली पूरी पीछे है और ये वाली में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है क्योंकि वो मैंने पूरी पीछे नहीं करी थी। बट लेट्स सी कि अगर मैं सेम फैशन में बैग रखूँ
तो कैसे फिट बैठते हैं। ये मैंने यहाँ रखा हुआ था, ये मैंने यहाँ रखा हुआ था जो कि इधर आ गया, और ये बैग जो है कुछ इस एक्चुअली ये बैग पीछे था, यहाँ पे रखा हुआ था, ये बैग यहाँ था और ये बैग यहाँ पे रखा हुआ था। ठीक है, अब एक तो नॉट जस्ट कि इनके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग अवेलेबल है ऑब्वियसली, जैसा आप देख पा रहे हो, जो कि वहाँ पे नहीं अवेलेबल थी, बट अगर आप सही से देखो, जब मैंने ऐसे बैग रखे थे तो ये बैग जो है उसको बूट बंद करते वक्त टच हो रहा था और यहाँ पे ये स्पेस नहीं बचा था। तो ये एक गड़बड़ है। हालांकि खड़ा तो बैग जो है इसमें भी नहीं आ पा रहा है, बट वहाँ पे जो है मामला ऐसा था कि थोड़ा सा स्पेस कम है और वो फील हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पे बूट आराम से बंद भी हो जाएगा, एंड दोनों ही गाड़ियों में कोई भी इलेक्ट्रिक टेल गेट बंद करने का सिस्टम जो है वो नहीं दिया गया है। आई रिमेंबर कर्व में आता था, राइट, जो कि एक्चुअली सेगमेंट के आसपास की गाड़ी है, बट हाँ उसमें एक सिस्टम जो है वो आया करता है। लेकिन बूट स्पेस के मामले में क्रेटा जीत जाती है। बाय द वे, क्रेटा का चार्जर कहाँ पड़ा था? बूट में तो पड़ा नहीं था। क्रेटा का चार्जर जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि इसमें एक फ्रंक भी आता है प्रॉपर। इंटरेस्टिंग, अगेन मारुति ने एक ब्रांड न्यू ईवी डेवलप करी, प्लेटफॉर्म भी नया रखा, बट उन्होंने मामला जो है पीछे शिफ्ट नहीं किया, मोटर्स वोटर्स का फ्रंक वगैरह कुछ नहीं दिया भाई साहब। क्रेटा ने नहीं डेवलप किया, फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं पैकेज कर दिया। एक्चुअली क्रेटा का ये वाला पोर्शन थोड़ा ऊंचा भी है, वो थोड़ी नीचे, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ज़्यादा मस्कुलर लगती है, थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची है हाइट में, ये भी ठीक है। अब चलें अंदर फीचर्स की बात। फीचर्स की अगर बात करें, मोटा मोटी तौर पे तो इस गाड़ी में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ऊपर ग्लास रूफ है आपके पास में, इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर है आपके पास में, एलईडी लाइट जो है कैबिन में दी गई है। उसके बाद में इधर जो है एक 10.1 इंच की स्क्रीन है, इधर 10.25 इंच की स्क्रीन है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलता है, वायरलेस वाला मिलता है इसमें, और वो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो चला रहे होते हो तो यहाँ पे गूगल मैप का एक सर्कुलर डिस्प्ले जो है वो भी आ जाता है। वायरलेस चार्जर है आपके पास में, एसी वगैरह के कंट्रोल कनेक्टेड कार फीचर्स है, वेंटिलेटेड सीट्स है, मल्टीपल ड्राइव मोड जो है वो भी दिए गए हैं, कप होल्डर वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। इट्स नॉट दैट रेगुलर मारुति कार जिसमें आपको टिपिकल बहुत ही अजीब से प्लास्टिक मिलते हैं। यहाँ पे ये सॉफ्ट टच दिया गया है, थोड़ा सा बटन्स वगैरह चेंज किए गए हैं, थोड़ा इनफैक्ट जो यहाँ पे पावर विंडोज़ वगैरह का कंट्रोल भी है वो भी थोड़ा बेटर दिया गया। पावर विंडोज़ वन टच अप मिलते हैं सारे के सारे, तो काफ़ी सारा नयापन यहाँ पे है। बट ओवरऑल इंटीरियर यहाँ जब तक आप बैठे हो तब तक सही लग रहा है। इसमें ग्लॉसी फिनिश में काफ़ी सारे स्क्रैचेस वगैरह आ जाएंगे, और स्पेस वगैरह जो है वो भी ठीक ठाक दिया गया है। जिस तरीके का ग्लव बॉक्स है यहाँ पे, या जिस तरीके का साइड में स्पेस है, सब कुछ बढ़िया है। दिस एवरीथिंग विल सडनली चेंज जब आप क्रेटा ईवी में बैठोगे। क्रेटा इलेक्ट्रिक बॉर्न ईवी कार नहीं है, लेकिन यहाँ पे मामला ओवरऑल, सबसे पहली चीज़ तो मैं जो बोल रहा हूँ चेंज हो जाएगा, वो ये कि जो लेआउट है एकदम बढ़िया लगता है, एकदम स्क्रीन जो है अलाइंड है, उसकी तरह ऊपर नीचे नहीं है। भले ही स्क्रीन की साइज और स्क्रीन का जो ओवरऑल आपको डार्कनेस वगैरह जो ऑलमोस्ट सेम ही लगती है, थोड़ा सा एरी फील कैबिन में लगता है। इनफैक्ट इस गाड़ी में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं आता है टॉप एंड में भी, बट जो भी सिस्टम सेटिंग्स वगैरह दी गई है वो एकदम सॉर्टेड तरीके से काम करती है। आपके पास में साहब बहुत ज़्यादा मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है। एक डेडिकेटेड पैनल दिया हुआ है बड़ा सा, जो कि कई चीज़ों को शॉर्टकट में डाल देता है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और काफ़ी सारे काम यहाँ से हो जाते हैं, अनलाइक ई विटारा जिसमें थोड़ा सा स्पेस आपको दिया गया है। तो लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व जो कि एक्चुअली इस गाड़ी को ओवरऑल बेटर बनाती है। वायरलेस चार्जर यहाँ पे भी है, कभी स्पेस यहाँ है, नीचे भी स्पेस दिया गया है, उसको भी यूटिलाइज करने की जगह यहाँ पे 2 कप होल्डर, यहाँ पे भी आपके उसमें कंट्रोल, सीट वेंटिलेशन डायरेक्टली चल सकती है। उसमें आपको अंदर जाना पड़ता है या बोलना पड़ता है कि भाई साहब चला दो, तो चला देती है। इनफैक्ट उसका कमांड कैच करने का सिस्टम भी जो है उतना ज़बरदस्त नहीं है। देन बोथ द कार्स डू नॉट ऑफर यहाँ पे कुछ भी कैमरा मिरर वगैरह, और थोड़ा सा बेटर इसका ज़रूर है ये वाइजर, बट ये भी एक्सटेंड नहीं होता है। लाइट मिलती है, इजी कंट्रोल है उसका, रात में मिलते नहीं है। इसमें सनशेड वाला सिस्टम दिया जाता है। एंड इंडिया में भाई साहब इस चीज़ की बड़ी वैल्यू है, इसमें ग्लास रूफ तो दी गई है, पैनोरामिक है और खुलती भी है, उसकी वाली खुलती नहीं है, तो ये भी थोड़ी समस्या जो है वो है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि सनरूफ जो है वो नहीं होना कोई मिस वाली चीज़ है, बट लोगों को बाहर निकलने का शौक़ है तो वो है। चलती गाड़ी में प्लीज़ ऐसा ना करें, अगर आपको अपने बच्चे प्यारे हैं तो प्लीज़ उनको चलती गाड़ी में से खड़ा बड़ा ना होने दें। इसमें भी स्पेस का अच्छा यूटिलाइजेशन है, ग्लव बॉक्स थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है इसका, और ओवरऑल जो स्पेसेस वगैरह है परफेक्टली यूटिलाइज़ किए गए हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि आपको ये वाइट इंटीरियर ज़्यादा गंदे होने वाली फील देते हैं या ये आपको ज़्यादा पसंद है बिकॉज ऑफ एरीनेस, वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बस जस्ट फीचर्स वगैरह के सोफिस्टिकेशन जो है वो अच्छे हैं। एक चीज़ है जो कि टाटा और महिंद्रा में नहीं है, नॉट ए सिंगल फेलियर। हर चीज़ जो जैसे दी गई है दोनों गाड़ियों में काम करती है परफेक्टली, जैसी भी दी गई है, तो ये दोनों गाड़ियों के बारे में एक बढ़िया चीज़ है। बट ऑन पेपर जब आप देखोगे तो ई विटारा ज़्यादा पावरफुल है,
चला के देखते हैं कि कौन सी गाड़ी कैसी फील हो रही है। ओके जी, तो गाड़ी जो है वो चलने वालने में कैसी है, पहले चला लेते हैं क्रेटा, फिर मैं चलाऊँगा ई विटारा। अब देखो विजिबिलिटी वाइज तो जो है ये गाड़ी काफ़ी सॉर्टेड है, लंबे ORVMs वगैरह है, एडास में भी जो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वगैरह सारे फंक्शन अवेलेबल है आपके पास में। बैठ के भी यहाँ से मुझे एकदम बढ़िया कॉन्फिडेंस जो है वो आ रहा है, कोई भी इशू वहाँ पे नहीं है। मैं इसका टेम्परेचर जो है 24 पे सेट कर लेता हूँ ताकि फेयर कंपैरिजन ये भी हो जाए कि दोनों गाड़ियों में से कौन ज़्यादा हल्ला करता है। इसमें बाय द वे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। एक और चीज़ उसमें पीछे अगर आप वहाँ पे देखोगे तो V12 वाला फंक्शन भी आता है, तो चार्ज वार्ज कर सकते हो, कैबिन के अंदर ही सिस्टम जो है वो दिया गया है। बट चलने में कैसी लगती है, इट्स वेरी स्मूथ। इस रोड पे पीछे से कोई नहीं आएगा तो मैं रुक सकता हूँ। और अगर आप देखोगे पिकअप वगैरह जो है काफ़ी स्मूथ और वैसा है, कोई भी इशू मुझे नहीं है जिस भी मोड में हूँ, मतलब नॉर्मल मोड में ही हूँ। और अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो आई कैन ऑल्सो चेंज टू स्पोर्ट। और अगर आपको इकोनॉमी मोड में थोड़ा सा ऐसा होता है कि ऐसा लग रहा है पेडल पे रिस्पॉन्ड गाड़ी लेट कर रही है, और अगर मैं पेडल वहीं दबाए रखूँ और मोड चेंज कर दूँ तो गाड़ी जो है जंप करके से आगे जाने लग जाती है। तो समझ में आता है कि ओवरऑल पेडल पे मामला कैलिब्रेशन का है, और जितना जल्दी जितना ईजी मतलब पेडल जिस रेट से दबा रहे हो स्पोर्ट मोड में, उससे उसकी रेट जो है एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगी। इकोनॉमी मोड पे उसमें एक्सेलरेशन की रेट जो है वो कम है। बट अच्छी बात ये है कि मान लो जैसे मैं इकोनॉमी मोड पे आ जाता हूँ वापस यहाँ पे, और स्टीयरिंग में भी बाय द वे फर्क आता है, लेकिन इस गाड़ी का स्टीयरिंग मुझे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हार्ड लगने लगा है, जो कि अदरवाइज़ मुझे नहीं फील होता था Hyundai की कुछ गाड़ियों में। मुझे यहाँ लगता है स्पोर्ट मोड में एक्चुअली ठीक ठाक हार्ड हो जाता है इसका, स्पेशली लो स्पीड्स पे। बट जैसे अभी मैं इकोनॉमी मोड पे हूँ, और अगर मेरे को ऐसा है कि कोई क्विक ओवरटेक वगैरह मारना है, तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी मोड में पॉसिबल ही नहीं होगा। मैं सब पेडल जब हार्ड दबाता हूँ तो गाड़ी जो है वो लार्जली एक पॉइंट के बाद में फास्ट ही हो जाती है। स्पोर्ट मोड में जितनी फास्ट होती है उतनी फास्ट यहाँ पे भी हो जाती है। मैंने क्या छोड़ दिया, अच्छा कुछ बैग रखा हुआ था, एनीवे तो वैसे ही फास्ट हो जाती है। तो दिस इज़ ग्रेट कि आप इकोनॉमी मोड में चलाते रहो लार्जली, और आपका जो है मामला चलता जाए। अब ये कम बैटरी पैक के साथ में आती है, बट वी हैव नोटिस द पैटर्न, हालांकि मैंने ये तारा को भी बहुत ज़्यादा नहीं चलाया है, बट वी हैव नोटिस द पैटर्न कि इसकी इफ़िशियंसी बेटर है। क्या वो उसके वजन पे डिपेंड कर रही है, क्या वो ओवरऑल जिस तरीके से ट्यूनिंग की गई है उस पर डिपेंडेंट है, या टायर साइज़ क्योंकि इसका छोटा है तो उस पर डिपेंडेंट है। हालांकि ऑलमोस्ट विड्थ वगैरह सेम है, और दोनों ही गाड़ियों में जो है वो लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले डेडिकेटेड टायर्स यूज़ नहीं किए गए हैं। गुडियर जो कि यहाँ पे लगा हुआ है इसमें, उसमें ऑप्शन आता है, और MRF जो उसमें यूज़ किए गए हैं, MRF भी ऑप्शन देता है अलग से डेडिकेटेड EV टायर्स के, बट यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों में वो इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं। बट फिर भी इफ़िशियंसी जो है ओवरऑल इसकी थोड़ी बेटर है, टू एन एक्सटेंट कि दोनों गाड़ियों में ऑलमोस्ट 10 kWh का बैटरी पैक का फ़र्क है, बट रेंज लार्जली सेम आ रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेरे को सिस्टम लगा। मैं ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्या Hyundai ने ऐसी क्या एफिशिएंसी मैनेज करी है कि ज़्यादा जो है मामला सही लग रहा है, और दोनों की लार्जली हाईवे वगैरह पे भी जो है सेम मामला जो है वो देखने को मिल रहा है, विच इज़ इंटरेस्टिंग। और एक चीज़ है रीजन से रिलेटेड जो कि Hyundai में आती है और उसमें नहीं आती है, और जो कि एक्चुअली रेंज को और ज़्यादा बेटर बना देता है। एक तो इसमें 3 लेवल आते हैं, मैक्स, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1, 4 मोड ये हो गए, एंड देन यू कैन टर्न इट ऑफ कम्प्लीटली। बट अगर आपको चाहिए तो ऑटो पे भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे किया, और जैसे ही मैंने पेडल छोड़ा गाड़ी ने हार्डली कोई रीजन हुआ है। लेकिन अब जैसे वो गाड़ी मेरे पास में है, तो मैं जब इसको अब छोड़ा, और वो क्योंकि स्लो होगी तो ये और ज़्यादा स्लो होने लग जाती है। आप देख रहे हो मैंने कुछ भी नहीं दबाया हुआ है, और स्लो होने लग जाती है। तो इसकी वजह से सिटी वगैरह में जो लोग ज़्यादा चलते हैं, या इवन हाईवे पे भी, इसकी रीजनरेशन कैपेबिलिटी ज़्यादा बेटर है। आपको हर बार चेंज नहीं करना पड़ता, और उसमें तो चेंज करने में अलग महाभारत अभी चला के मैं आपको बताऊँगा कि क्या सिस्टम कैसा है। तो वो भी एक चीज़ है। इन दोनों गाड़ियों का 0 to 100 जो है वो भी कर सकते हैं एक्चुअली। आपको चाहिए क्या 0 to 100 में बताऊँ कि कैसे 0 to 100 में कैसी फेयर कर रही है गाड़ियाँ। रुको मैं जाता हूँ वापस अपने वाली जगह पे, और वहाँ पे करूँगा मैं ये। बट ओवरऑल हाँ, राइड क्वालिटी वगैरह की बात करते हैं। मैं तब तक देखो राइड क्वालिटी वगैरह के मामले में Hyundai जो है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा है। ठीक ठाक हैंडलिंग, ठीक ठाक राइड क्वालिटियाँ रहती है। सरप्राइजिंगली क्रेटा इलेक्ट्रिक की बेटर है, जो क्रेटा और सेल्टॉस वगैरह जो पेट्रोल डीजल में हमने देखी उनसे बेटर है। अब ये टायर जो दिए हुए हैं, या सस्पेंशन ही जिस हिसाब से हो गए, या ग्रेविटी जिस हिसाब से बैठ गई है, बीच में बैटरी पैकिंग, मुझे नहीं पता कि क्या एग्जैक्ट रीज़न है, बट इसका ठीक है। बट फिर भी जो पैचेस वगैरह, रंबल वगैरह, उनकी आवाज़ें अंदर आती रहती है, और वो एक चीज़ है जो कि मैंने देखा है कि Hyundai से बेटर मारुति हमेशा ही करता है। तो राइड क्वालिटी वगैरह वाले मामले में मेरे को लगता है ई-विटारा ज़्यादा बेटर होगी। वैसे मैं चला लेता हूँ, चला के देख के लेते हैं एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। बट इसकी ठीक है, मतलब ऐसा बहुत बढ़िया राइड क्वालिटी जो है वो नहीं कही जाएगी फॉर श्योर। ओके जी, तो मैं उस रोड पे खड़ा हूँ जहाँ पे मेरे पीछे से कोई नहीं आएगा, आगे से भी कोई नहीं आ रहा है। 0 to 100 हम करते हैं, स्पोर्ट मोड में है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ नहीं किया गया है, ठीक है। एक पॉइंट के पास तो भाई सही खींचती है गाड़ी, बट उसके बाद रुक भी जाती है एक पॉइंट पे। ओके, तो इतना टाइम मुझे जो है 0 to 100 करने में लगा है, ठीक है मामला यहाँ पे।
ब्रेकिंग वैकिंग भी ठीक है इस गाड़ी की। एक्चुअली ब्रेकिंग में भी ऐसा कोई खास वो मेरे को नहीं है कुछ हाईलाइट वाईलाइट करना, अच्छी ब्रेकिंग है इस गाड़ी की। और स्टेबिलिटी जो है ESP एसपी के टाइम पे वो भी बढ़िया, और बॉडी रोल भी काफ़ी वेल कंटेन्ड है इस गाड़ी में। ओके, तो ड्राइविंग सीट पे मैं बैठ गया हूँ अब ई विटारा के, और ऑनेस्टली बताऊँ ना तो एक अलग सा एहसास तो है ई विटारा में जब आप बैठते हो, तो ये किसी भी रेगुलर मारुति की जैसे नहीं लगती है, और ये एक एक्चुअली अच्छी चीज़ है। बट थोड़ा सा ए पिलर यहाँ पे मोटा लग रहा है, और ये थोड़ा सा मिरर छोटा लग रहा है। बाकी एडास वाले फंक्शनैलिटी इसमें भी है, IRVM जो है इसमें भी सही देख पा रहा हूँ मैं, कोई भी इशू नहीं है, और स्टीयरिंग वगैरह जो है पकड़ने में यहाँ पे भी सही है। ये भले ही थोड़ा ऊपर है तो बोनेट एग्जैक्टली पूरा विजिबल नहीं है, बट मुझे किसी भी तरीके का कॉन्फिडेंस वगैरह जो लूज़ नहीं हो रहा है, ऐसा कोई भी मेरी डिमांड नहीं है इसमें एक्स्ट्रा कि इसको बेटर किया था। बस मे भी इसको यहाँ से थोड़ा सा और श्रिंक करके बेटर तरीके से काव किया जाता दरवाजे वाले पार्ट को, तो ज़्यादा बेटर जो है विजिबिलिटी वहाँ पे हो जाती। बट एक चीज़ अर्गोनॉमिकली थोड़ी सी मेरे को फील होती है, हुंडई की लार्जली किसी गाड़ी में आपका अर्गोनॉमिकली कोई भी इशू नहीं होगा, बट यहाँ पे मारुति में भी नहीं होता है एक्चुअली किसी भी गाड़ी में, बट इस गाड़ी में ये पैनल इतना चौड़ा है कि यहाँ पे पाँव टकराता है। ये हमने कई टाटा के व्हीकल्स में देखा, हैरियर वैरियर में जो है ऐसा फील होता था कि भैया मामला वहाँ पे थोड़ा सा बेटर हो सकता था, वो वाली चीज़ है। राइड क्वालिटी इस गाड़ी की थोड़ी बेटर है, हालांकि मारुति की जो गोल्ड लेवल स्टैंडर्ड है जो हमने वितारा में ग्रैंड वितारा वगैरह हम देखें वैसा नहीं है। यहाँ पे भी ये थोड़ा सा बड़बड़ाता है, और इंजन सॉरी सस्पेंशन कुछ बम्स वगैरह पे, बट राइड क्वालिटी लार्जली बेटर है। मैं इकोनॉमी मोड पे करंटली चला रहा हूँ इस गाड़ी को, और अगेन इसमें भी आपके पास ड्राइव मोड आते हैं जो कि आप यहीं से चेंज कर पाते हैं। इकोनॉमी है आपके पास में, उसके बाद में क्या है, नॉर्मल और स्पोर्ट 3 मोड है। नॉर्मल में कुछ लिखा नहीं आता बस इसमें, और ना ही उतना एनिमेशन होता है। हालांकि इसका भी आप जो है ड्राइव मोड पे लिंक कर सकते हो, स्क्रीन वगैरह चेंज कर सकते हो। नहीं, ड्राइव मोड पे लिंक नहीं होता इसका, बस स्क्रीन वगैरह वाला जो है सिस्टम चेंज होता है, 3 लेआउट 2 लेआउट वैसे वाला है। अगर आप इकोनॉमी मोड पे हो जैसे मैं अभी रहा, तो आपका पेडल रिस्पॉन्स जो है वो अनलाइक हुंडई यहाँ पे वैसे चेंज नहीं होता है। इस पर मतलब पेडल रिस्पॉन्स थ्रू आउट चेंज होता है, ऐसा नहीं जैसे एक पेडल पे एक जगह आपने पाँव लगा रखा है और स्पोर्ट दबाओगे तो उस जगह स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन इकोनॉमी में उस जगह पे स्पीड कम होगी, ऐसा सीन नहीं है यहाँ पे लार्जली जो ओवरऑल बिहेव करती गाड़ी वो ज़्यादा थोड़ा अलग है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये गाड़ी ज़्यादा पावरफुल है। मतलब 3 bhp का ही फ़र्क है वैसे तो, उसमें 171 ऑफर होता है, इसमें 174 ऑफर होता है। क्रेटा जो है एक पॉइंट के बाद में ज़्यादा फास्ट फ्यूरियस होने लग जाती है। क्या वो टॉर्क डिलीवरी के चक्कर में है, क्या है? हुंडई ने कभी टॉर्क फिगर बताया नहीं, मारुति ने 195 बताया है। तो क्या रीज़न एग्जैक्टली है कि क्रेटा एक पॉइंट के बाद में ज़्यादा पावरफुल फील होती है, मुझे ये नहीं पता है। ऑफ द मार्क भी वो ज़्यादा पावरफुल फील होती है। जैसे कि मैं स्पोर्ट मोड में था, इको में डाल देता हूँ। अब इकोनॉमी मोड पर अगर मैं जैसे गाड़ी को रोक दूँ, अगेन यहाँ पर भी मेरे पीछे तो कोई नहीं आएगा, तो मैं आफ्टर अ पॉइंट, हाँ ये गाड़ी ना 60 प्लस जब जाती है तो ज़्यादा फास्ट जो है फील होने लग जाती है, जो कि क्रेटा नहीं होती है। वो वहाँ जाके थोड़ी सी स्लो और वैसे फील होने लग जाती है, नॉट 60 बट लाइक 70 टाइप जो है वैसा फील होने लग जाती है। बट ये गाड़ी वहाँ पे भी ज़्यादा फास्ट फील होती है। और अगर मैं स्पोर्ट मोड पे हूँ तो क्या बदलेगा, लेट मी चेक। थोड़ा सा रिवर्स जाना पड़ेगा। रिवर्स में कितनी स्पीड हो जाती है? 35 36 के आसपास, विच इज़ ओके। ठीक है, अब चलें। मुझे तो मोड में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा है, स्पोर्ट मोड में वैसे बिहेव कर रही है। हाँ एक चीज़ ज़रूर फील हो रही है कि स्पोर्ट मोड में जब होती है गाड़ी तो थोड़ा सा पेडल ज़्यादा फास्ट बिहेव करता है, बस वैसे वाला चीज़ है। इकोनॉमी में ऐसा पेडल थोड़ा बहुत दबाने में इतना जर्क टाइप मतलब नहीं, मतलब थोड़ा फास्ट फील नहीं होती है, बस थोड़ा सा ही फ़र्क है। मतलब ज़्यादा है ही नहीं कुछ में, क्या मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं आपको। और इसका ऑब्वियसली रीजन वाला मामला तो खैर अलग ही है। अंदर से कहीं से सेटिंग चेंज करो, यहाँ से उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। हालांकि वो याद रख लेता है कि आपने किस सेटिंग पे सेव किया, तो ये एक फिर भी ठीक है इसके बारे में, बट वो वाला रीजन लेवल ही अलग है हुंडई का। बट जैसा मैंने बोला, ये थोड़ी सी हैंडल होने में बेटर लग रही है। एक्चुअली ओवरऑल बॉडी रोल वगैरह वगैरह तो सेम ही है, बट ये थोड़ा सा चल गड्ढों पर ज़्यादा बेटर रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 18 इंच में आती है। और वो 18 इंच का फ़र्क साफ दिखता है, जब आप ख़राब पैच पे फास्ट जाते हो तो हड़बड़ाहट भड़बड़ाहट इसमें थोड़ी सी आती है, तो वाली चीज़ यहाँ पे। एनीवे, और क्या चीज़ें हैं जो कि, हाँ इसकी इफ़िशियंसी, ऐसा बोल रहा था, ये उतनी इफ़िशियंट नहीं है ओवरऑल। दोनों ही सिचुएशन में जब हम चला रहे तो 0.6 to 0.7 किलोमीटर पर किलोवाट आवर वो गाड़ी ज़्यादा चल रही है, जो कि एक्चुअली ठीक ठाक डिफरेंस है अगर आप पूरे बैटरी पैक के हिसाब से मामला अगर देखो तो ये एक अलग चीज़ है। चलो जी, इसका भी 0 to 100 करके देख लेते हैं। डी पे मैंने डाली, स्पोर्ट मोड में ये है। ट्रैक्शन कंट्रोल इसका भी बंद नहीं किया है, लेट्स सी हाउ इट गोज़। एज आई मैंशनड, ये गाड़ी जो है थोड़ी सी एक पॉइंट के बाद में, जैसे क्रेटा में ऐसा है कि
सही पिकअप लेती है, थोड़ा सा डल मोमेंट है, फिर और ज़्यादा फास्ट हो जाती है पॉइंट के बाद में। ये लीनियरली पुल करती रहती है थ्रू आउट, तो इसका जो है मामला थोड़ा सा अलग है इन टर्म्स ऑफ फील जब आप यहाँ बैठ के 0 to 100 कर रहे होते हो तो। बट लार्जली दोनों गाड़ियाँ जो है उतनी भयंकर फास्ट नहीं हैं और स्लो भी नहीं है। एंडिंग करते हैं, एंडिंग। दिस कार गेट्स अ बैटरी फ्रॉम चाइना, फ्रॉम BYD, लिटिल सुपीरियर टेक्नोलॉजी, LFP टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। दिस कार गेट्स बैटरी फ्रॉम कोरिया, NMC बैटरी है, और NMC बेसिकली फटाफट डिस्चार्ज, फटाफट चार्ज करने के लिए जानी जाती है, तो ओवरऑल बर्स्ट रेट वगैरह जो है उसकी बेटर होती है। कई लोग बोलते हैं इंडियन टेम्परेचर के हिसाब से बेहतर नहीं है, बट अभी तक ऐसा कोई भी कॉन्क्रीट चीज़ जो है वो प्रूव नहीं हो पाई है, और व्हीकल्स में ऐसा कुछ फेलियर वगैरह देखने को नहीं मिला है। और Hyundai ने बोला है कि अरे हम गारंटी दे रहे हैं ना यार, तुम क्या यार, हमने बना ही गाड़ी है, वॉट दोनों ही सिचुएशन में मामला ये है कि बैटरी कैपेसिटी के मामले में ऑब्वियसली उस गाड़ी का बैटरी पैक जो है ज़्यादा बड़ा है, और रेंज वगैरह वाला सीन मैंने आपको बता ही दिया है। दिस क्रेटा वो सपोज टू गेट 100 किलोवाट चार्जिंग स्पीड, जो कि उसके 70 से ज़्यादा होती, बट अभी तक वो स्पीड आई नहीं है, जनवरी में ड्यू है आना। तो अगर आ गई तो ये ज़्यादा स्पीड से चार्ज होती है पब्लिक चार्जर्स पे, वो कम स्पीड पे चार्जर होती है, लेकिन घर में तो दोनों सेम स्पीड से चार्ज हो सकती है, तो कोई भी पंगा, कोई भी मसला वहाँ पे नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही भाई साहब, आप बताइए कि आपको क्या ज़्यादा सेंसिबल, क्या ज़्यादा लॉजिकल लगती है। मैंने तो क्रेटा EV वाले वीडियो में कहा था गाड़ी हो गई है महंगी, क्रेटा को कम से कम, Hyundai को कम से कम 2-2.5 लाख रुपए कम प्राइस करनी चाहिए थी क्रेटा EV। अब Hyundai का थॉट प्रोसेस कुछ अलग होगा प्रॉब्ली, हालांकि वो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं 1.5-2 लाख का, अगर आप बाहर लेने जाओ तो आप ले सकते हो। बाकी मारुति जो है उनका तो अलग ही दिमाग चलता है, तो वो अपने हिसाब से ही डिसाइड करते हैं चीज़ें, और डिस्काउंट वो लार्जली ज़्यादा देते नहीं हैं। तो देखो क्या होता है, जो भी है आपके सामने है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, उसने लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, होगा आपकी गाड़ी में लेवल 2 ADAS, होगा आपकी गाड़ी में 15-20 एयरबैग, होंगे आपकी गाड़ी में दुनिया भर के सेफ्टी फीचर, ऐसा लोहा के घुसाओ तो टैंक भी एक बार यहाँ से उछल के पाकिस्तान चल जाए। लेकिन सड़क पे संयम से चलें और लो बीम पे चलें और लेन को फॉलो करते रहें। फॉग का सीज़न है, पीछे देख रहे होंगे माहौल पूरा है। हैज़ार्ड लैंप चलती गाड़ी में नहीं उपयोग करना है, फॉग में नहीं उपयोग करना है, आपको लाइट चालू रखनी है, ठीक है। नज़दीक कोई गाड़ी आएगी उसको दिख जाएगा। हैज़ार्ड लैंप का लॉजिक थोड़ा अलग होता है। धन्यवाद।